मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बीएड सेकेंड ईयर में आपकी बुक है जो नॉलेज एंड करिकुलम, तो इसमें अपनी थर्ड यूनिट चलती है। थर्ड यूनिट में जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि अन्य पाठ्यक्रमीय क्षेत्र, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, अदर करिकुलर फील्ड्स, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो उसका क्षेत्र है या उसका एरिया है, तो अन्य पाठ्यक्रमीय क्षेत्रों से तो इसमें जो अपना चल रहा है ये मैंने आपको कल की क्लास में करवाया था, यही अपना टॉपिक चल रहा है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल मैं थोड़ा सा जो आपको मैंने कल करवाया था उसके बारे में बता दूं कि ये है क्या चीज़। तो इसमें जो हमारा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, हमारी जो शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय एवं उसके जो नैतिक गुण हैं उसे नैतिक युक्त गुणों से युक्त करना है, यानी कि जो हमारा मनुष्य है उसके अंदर जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के माध्यम से जो हमारे उद्देश्य हैं मानव के अंदर उसके जो सच्चे अर्थों में मानवीय एवं नैतिक गुणों से युक्त उसको करना है मानव को, मनुष्य को। शिक्षा क्या है, जो शिक्षा है हमारी वो मानव एवं पशु में पर्याप्त अंतर करती है, यानी कि कई बार अपने बोलते हैं कि अगर जो मनुष्य है अनपढ़ होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या होता है, पशु के बराबर माना जाता है उसको, कि उसको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, पशु के बराबर मानते हैं। तो इसलिए हमारी जो शिक्षा है हमारे लिए बहुत ही प्रमुख स्थान रखती है। तो जो हमारी शिक्षा है और हम एक शिक्षित व्यक्ति से ही, जो एक शिक्षित व्यक्ति है उससे ही हम क्या कर सकते हैं, मर्यादित एवं मानवोचित व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं कि जो मनुष्य पढ़ा लिखा होगा उसका व्यवहार क्या होगा, मानवोचित होगा और मर्यादित होगा, मर्यादा में रह के वो क्या अपने बातचीत करता है। जो ये सब किसके माध्यम से संभव है, ये पाठ्यक्रम के माध्यम से संभव है। और जो हमारा पाठ्यक्रम है वो छात्रों का सर्वांगीण विकास करता है। तो इसमें मैंने जो बताया था पाठ्यक्रम के माध्यम से एक और तो बालक के अंदर क्या किया था, नैतिक गुणों को संपन्न करता है, तो वहीं दूसरी और वह पाठ्यक्रम छात्रों के विभिन्न प्रकार के उसमें कौशलों का विकास भी करता है कि बच्चा जो अपने व्यवहारिक जीवन में, यानी कि जो उसका जीवन है, जो भावी जीवन आने वाला है, उसमें वह उसके अंदर व्यवहारिक कौशल या निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, स्किल्स सीख जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के अंदर शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक जो उसकी जागरूकता है उसके कौशल का भी विकास होता है, और वह धनोपार्जन संबंधी जो उसके कौशल हैं या नेतृत्व कौशल है आदि का विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही होता है। तो इसमें मैंने आपको कुछ स्टेप बताए थे कि इसमें कौन कौन से जो हमारे क्षेत्र है या जो एरिया है उसमें विकास करते हैं। और जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लेना होगा। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, जो हमारी प्रजातंत्र है, यानी कि हमारी जो जनता है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के लिए आशाएं एवं अनिवार्यता है। जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के चयन के अंतर्गत सर्वप्रथम छात्रों में इस प्रजातांत्रिक मूल्यों का क्या होता है, विकास होता है। उस प्रजातांत्रिक मूल्यों पर क्या करता है, विचार करता है, और प्रजातांत्रिक मूल्यों के विचार करना ही आवश्यक होता है। और जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों को सीखने के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम है, यानी कि जो हमारा बेसिक पाठ्यक्रम में कुछ आवश्यक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। और प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों, जो हमारा पाठ्यक्रम है, प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों की जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, कि जो हमारी शिक्षा है उसको हर वर्ग का बंदा व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है, अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। और इसमें साथ ही इससे छात्रों में जो उसके अंदर मूल्य है, समानता मूल्य विकसित भी हो, समानता का मूल्य भी विकसित होगा। और प्रत्येक व्यक्ति समाज का विकास करने के, प्रत्येक व्यक्ति को समाज के विकास करने के भी अवसर मिलते हैं हमें इस पाठ्यक्रम के माध्यम से। और दूसरा इसमें है बहुआयामी शिक्षा। पहला तो है आपका प्रजातंत्र के लिए आशाएं एवं उसकी अनिवार्यताएं। उसके बाद दूसरा इसमें जो बिंदु है वो है
पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के चयन की जो प्रक्रिया के अंतर्गत, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यक्रम में बहुआयामी शिक्षा के जो तथ्य हैं उनका क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। बहुआयामी शिक्षा के तथ्यों का समावेश होना चाहिए इसमें, हमारे पाठ्यक्रम में, जिससे छात्रों का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो सके, संभव हो, और इसके साथ ही छात्रों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भावात्मक और कौशलात्मक मूल्यों का भी विकास हो सके। इस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और साथ ही उसके विकास करने में पाठ्यक्रम में गतिविधियों का भी विकास करना चाहिए, जैसे कि हमारे समाज में, जो हमारा समाज है, समाज में होने वाले विविध कार्यक्रमों में छात्रों को क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, और उसमें भाग लेने की उसको बच्चे को क्या करनी चाहिए, प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। जो भी हमारे समाज में कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे को प्रेरणा देनी चाहिए, और इससे छात्रों में सामाजिक व्यवस्था संबंधी, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विविध कार्यों का क्या होगा, उसको ज्ञान होगा। और इसी प्रकार छात्रों के जीवन में इसी के माध्यम से जीवन कौशलों का भी विकास होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, बहुआयामी शिक्षा के अंतर्गत, यानी कि जो हमारी बहुआयामी शिक्षा है, एक तो शिक्षा हम विद्यालय में ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो विद्यालय के बाद जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है, जिसमें कि बच्चा विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं उनको देखता है, तथ्यों को देखता है, समझता है, और इन सब के माध्यम से अपने वो जीवन को निर्वहन करता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, बहुआयामी शिक्षा के अंतर्गत आता है। और तीसरा पॉइंट आपका इसमें आ जाता है नवीन समय एवं स्वस्थ क्षेत्र, यानी कि नवीन समय, नया जो हमारा न्यू टाइम है, यानी कि न्यू टाइम है, फर्स्ट फ्रेश फील्ड, यानी कि जो हमारा स्वस्थ क्षेत्र है, जो हमारा एरिया है पाठ्यक्रम का। इसमें पहला पॉइंट आपका तो आ जाता है प्रजातंत्र की आशाएं एवं विशेषताएं। पहला तो इसमें था आपका पाठ्यक्रम की जो हमारे पाठ्यक्रम के लिए आशाएं, पाठ्यक्रम के लिए आशाएं एवं विचारधाराएं, विशेषताएं, विचारधाराएं, दूसरा है बहुआयामी शिक्षा, बहुआयामी शिक्षा, बहुआयामी शिक्षा। और तीसरा आपका जो है वो है इसके अंतर्गत आता है नवीन स्वस्थ एवं नवीन समय एवं जो हमारा है विकास, नवीन समय एवं स्वस्थ क्षेत्र, ये सारे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये बिंदु आते हैं। पहला तो आपका है पाठ्यक्रम के लिए आशाएं एवं विचारधाराएं, उसके बाद है बहुआयामी शिक्षा, और तीसरा है नवीन समय, यानी कि नवा टाइम है, जो हमारा वर्तमान समय है, वैज्ञानिक और तकनीकी का ये जो हमारा समय, स्वस्थ क्षेत्र, जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का चयन, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका चयन के समय, जो उसका चयन करना है समय के अनुसार होना चाहिए। यदि वर्तमान समय में भी जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा में जो हमारा पाठ्यक्रम है, अगर उसमें जो आदर्शवादिता और आध्यात्मिकता के मूल्यों का राग चला आएगा तो वह छात्र और समाज दोनों के लिए हितकर नहीं होगा। यानी कि जो हमारे प्राचीन समय की शिक्षा थी वो आदर्शवाद और आध्यात्मिकता पर आधारित थी, लेकिन जो हमारी वर्तमान की शिक्षा है, वर्तमान की शिक्षा में प्रयोजनवाद को शामिल किया गया है, और जो हमारी वर्तमान की शिक्षा है उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी जो तरीके आ चुके हैं, और जो हमारा वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा है उसका माध्यम सूचना और संचार एवं तकनीकी के युग के कारण हमारी युग में कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही क्या की जाती है, स्तर से छात्रों को प्रदान की जाती है वर्तमान समय में।
और तर्क संगत होगी क्योंकि यह समय की मांग है, यानी कि जो हमारा वर्तमान समय है वो कंप्यूटराइज समय है और इसमें जो हमारी शिक्षा बच्चों को प्राथमिक स्तर में शिक्षा दी जाती है वो कंप्यूटरों पर आधारित होती है, कंप्यूटराइज होती है और वो जो हमारे वर्तमान समय की मांग है। इसलिए जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम की व्यवस्था सदैव समय के अनुसार, समय एवं आवश्यकता के अनुरूप ही होनी चाहिए। जो हमारी पाठ्यक्रम व्यवस्था है वो समय के, जो हमारी वर्तमान समय की मांग है उसी के अनुरूप हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और जो वर्तमान समय में इसका स्वरूप है वो भौतिक मूल्यों एवं भौतिक विकास को क्या करता है, विकास को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। भौतिक मूल्यों और भौतिक विकास को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि विकास की दौड़ की शिक्षा पूर्णतः आधुनिक होनी चाहिए। जो हमारी शिक्षा की दौड़ है वो पूर्णतः आधुनिक होनी चाहिए। आदर्शवादी मूल्यों को महत्व प्राचीन काल में, जो हमारे आदर्शवादी मूल्य हैं, आदर्शवादियों को का मूल्य जो था, मूल्यों के महत्व को प्राचीन काल से वर्तमान समय तक नहीं लाया जा सकता। वर्तमान समय में जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास, जो बच्चों का सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण विकास में विविध क्षेत्रों को विकसित करने का क्या प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वैश्विक विकास की दौड़ में बच्चा शामिल हो सके और कोई भी राष्ट्र अविकसित न कहलाए और सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार जो उसका विकास क्षेत्र है उपलब्ध हो, जिससे कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो वर्तमान समय के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा का माध्यम संचार का माध्यम है और कंप्यूटर, जो हमारी शिक्षा है कंप्यूटराइज होनी चाहिए और इस प्रकार की जो शिक्षा हो जो बच्चे के अंदर भौतिक मूल्यों का, भौतिक विकास और भौतिक मूल्यों के उनका विकास कर सके और इसी तरह का हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए आधुनिक समय के आधार पर। अगर जो हमारा पाठ्यक्रम प्राचीन काल के समय तक, प्राचीन काल से चला आ रहा है उस तरीके का होगा तो वह हमारे राष्ट्र और हमारे समाज के लिए उचित नहीं होगा। जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो समय के अनुसार हो, उसी तरह के हमारे पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए और जिससे कि जो हमारा बच्चा है जो वैश्विक विकास की दौड़ में कोई भी राष्ट्र जो है अविकसित न कहलाए और सभी को उसकी आवश्यकता के अनुसार ही विकास क्षेत्र उपलब्ध हो, जिससे सर्वांगीण विकास संभव हो सके। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो कि हमारे पाठ्यक्रम के चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का हमें सहारा लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें था कि जो हमारी प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की हमारी जो जनता है या जो हमारा समाज है तो उसकी कुछ जो हमारे पाठ्यक्रम यानी कि हमारी शिक्षा से कुछ आशाएं हैं और उनकी अनिवार्यताएं हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें था बहुआयामी शिक्षा और तीसरा इसमें था कि जो हमारा पाठ्यक्रम है तीसरे पॉइंट में था कि नवीन समय एवं स्वस्थ क्षेत्र, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वह समय के अनुसार होना चाहिए, तभी हमारा जो बच्चा है, छात्र है, वो वैश्विक दौड़ में शामिल हो सकता है अगर पाठ्यक्रम वर्तमान समय के अनुसार होएगा। तो अब जो आगे है इसमें जो 1 नंबर पॉइंट है जो इसका मुख्य बिंदु है आगे समझ, तो इसमें है पाठ्यक्रम की रूपरेखा या संरचना। जो हमारा इसके बाद जो हमारा पॉइंट 1 नंबर आता है उसमें है पाठ्यक्रम है, जो हमारा पाठ्यक्रम का इसमें है पाठ्यक्रम का स्वरूप एवं संरचना। तो इसमें हमारे जो कुछ वैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री हैं उनके अनुसार उन सबने अपने विचार इस पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किए हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो उनमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो हमारे जो प्रसिद्ध विशेषज्ञ हुए हैं, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ हुए हैं, तो इनमें सबसे पहला जो हमारा राइटर है वो है D.K. व्हीलर। कौन सा है इसमें? पहला D.K.
पाठ्यक्रम है उसके टोटल 5 स्टेप होने चाहिए। उन्होंने 5 सोपान बताए हैं, वो कौन कौन से हैं। 1 नंबर इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य है, 1 नंबर इन्होंने बताया कि जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, इसमें उन्होंने बताया है कि शैक्षिक उद्देश्यों 1 नंबर इन्होंने बताया कि शैक्षिक उद्देश्यों और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण है। जो हमारा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण है वह शैक्षिक वह स्थिति एवं निर्धारण एवं स्थिति विश्लेषण होना चाहिए। उन्होंने 1 नंबर बात कही है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो शिक्षा के उद्देश्य हैं कि इसमें 1 नंबर बात की शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण एवं स्थिति विश्लेषण, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो परिस्थिति के अनुसार, यानी कि स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसका क्या करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए, उसका पूर्ण विश्लेषण करना चाहिए। 2 नंबर इन्होंने बात कही है कि निर्धारित 2 नंबर इन्होंने बात कही है कि निर्धारित उद्देश्यों जो हमारे उद्देश्य हैं, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त अनुभवों का चयन। इन्होंने 2 नंबर बात कही है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त अधिगम, यानी कि जो हम महसूस करते हैं सीखने, जो अधिगम होगा सीखना, तो अनुभवों की सीखे हुए जो बच्चा सीख सके उनके अनुभवों, अधिगम अनुभवों का क्या हो, चयन हो। तो ये 2 नंबर बात उन्होंने कही है कि उन्होंने जो हमारे डीके बंधन में 3 नंबर उन्होंने बात कही है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है जिसमें जो अधिगम सीखने, अधिगम अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए जो भी हमारे अधिगम जो वर्तमान समय में महसूस किया है, तो उसके अनुसार अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त अंतर्वस्तु का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो वर्तमान स्थिति के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो हम वर्तमान समय में हम जो महसूस कर रहे हैं उसी के आधार पर अंतर्वस्तु का क्या होना चाहिए, चयन होना चाहिए। उसके बाद हमने चौथी बात ये कही है कि अध्ययन अध्यापन, यानी कि अध्ययन और अध्यापन पढ़ाने योग्य प्रक्रिया है। जो हमारी प्रक्रिया की दृष्टि से जो हमारी चयनित विषय वस्तु है, जो मैं चयनित दृष्टि से चयनित अनुभवों को भी अंतर्वस्तु का संगठन है। जो हमारी हमने वो महसूस किए हैं, जो हमारी अंतर्वस्तु है उसका क्या होना चाहिए, अंतर्वस्तु का संगठन। और उन्होंने 5 नंबर बात ये कही है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम या संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से उसका हमें लास्ट में क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जो वर्तमान समय में हमारे जो तकनीकी वैज्ञानिक आधार पर, यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो कंप्यूटराइज होनी चाहिए। तो उसमें जो भी हम स्थितियों के माध्यम से हमने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया, लास्ट में उनका क्या करना चाहिए, मूल्यांकन और विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे आगे, जबकि ये जो हमारा परस्पर अत्यधिक क्या है, गुणफिट और अन्याश्रित एवं सहगामी है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, चलते हैं, और इस परिणति से दूसरे का क्या होता है, प्रारंभ सिद्ध होता है। तो अगले जो इन्होंने डॉक्टर वेंगर ने इनको एक चार्ट के माध्यम से भी हमारे को बताया है, वो चार्ट का माध्यम में आपको बता रहे कैसे बताया, जैसे कि आपका
के बाद आगे 3 नंबर का है अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभवों में अंतर्वस्तु का चयन। और 4 नंबर हमने इसमें कहा है कि जो हमारा अधिगम है, अधिगम यानी कि सीख सके बच्चा, इसमें अंतर्वस्तु का चयन एवं संगठन। आगे इसमें इन्होंने 4 नंबर बात ये की है कि उसके बाद आगे पहले तो इसके अधिगम अनुभवों का चयन, इसमें क्या करा गया है, सबसे पहले लक्ष्य और उद्देश्य, उसके बाद आपका अधिगम अनुभवों का चयन हो गया, आगे उसके बाद अंतर्वस्तु का चयन हो गया, और चौथा आगे जो हमारा अधिगम अनुभव हमने महसूस किए उनके अंतर्वस्तु का संगठन, लास्ट में क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। तो पहले लक्ष्य उद्देश्य हो गए, फिर अधिगम अनुभवों का चयन हो गया, उसके बाद अंतर्वस्तु का चयन हो गया, चौथा अधिगम अनुभव एवं अंतर्वस्तु का संगठन, और लास्ट में उसका क्या हो गया, मूल्यांकन हुआ। तो ये सारी बातें किसने कही है, डी.के. व्हीलर ने कही है। आगे जो आपके राइटर हुए हैं वो कौन से हैं, एडवर्ड ए. क्रग। कौन से हैं, एडवर्ड ए. क्रग। इन्होंने क्या बताया, मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखो दूसरे राइटर हुए हैं तीसरे जो आपके राइटर हैं एडवर्ड क्रग के अनुसार इन्होंने कुछ बातें क्रग के अनुसार जो हमारी शिक्षा है, जो शिक्षा के उद्देश्य अनुसार जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो मैंने आपको क्रग के बारे में कल बताऊंगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो हमारी शिक्षा इसके पाठ्यक्रम के क्या संगठन के कुछ उद्देश्य बताए थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे, वो कौन कौन से थे। प्रजातंत्र, जो हमारी प्रजातंत्र यानी कि जो हमारा समाज है, प्रजातंत्र के लिए हमारी कुछ आशाएं और विचारधाराएं। दूसरा आपका इसमें था बहुआयामी शिक्षा, और तीसरा आपका था नवीन समय एवं स्वस्थ क्षेत्र। उसके बाद मैंने आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के स्वरूप, जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा एवं संरचना, तो इसमें आपके मैंने एक राइटर करवाया शिक्षा में, वो कौन से हैं, डी.के. व्हीलर। तो डी.के. व्हीलर ने जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी संरचना रूपरेखा को 5 भागों में बांटा है। 1 नंबर उनका था कि जो हमारी शिक्षा है, हमारा जो शिक्षा में जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारा जो उसके लक्ष्य हैं और उद्देश्य, 1 नंबर बात। 2 नंबर उन्होंने कहा कि अधिगम एवं अनुभव, यानी हमने अपनी परिस्थितियां, जो वर्तमान समय स्थितियां चलती हैं उनके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम। तीसरा कार्य है कि अंतर्वस्तु का चयन, कि हमें पाठ्यक्रम किस तरीके का हमारे को चयन करना चाहिए। 4 नंबर उन्होंने बात की है कि अधिगम अनुभवों का अंतर्वस्तु में संगठन की उसका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कैसे बनाना, कि हमारा पाठ्यक्रम किस तरीके का हो। उसके बाद लास्ट में उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो ये सारी बातें किसने की हैं, डी.के. व्हीलर ने की हैं। तो कल की क्लास में मैं आपको आगे जो राइटर है उनकी बातें बताऊंगी, उन्होंने कि हमारे पाठ्यक्रम में किन किन को चीजों को शामिल करने के लिए बोला है। तो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।